चलिए, इस वक्त हमारे साथ अब हम रुख करेंगे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी और साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी का। अमरजीत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोहिलखंड के साथ अवध वाला ये क्षेत्र है जहां पे मतदान हो रहा है, वोटिंग प्रतिशत लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वहीं रोहिलखंड और अवध के इन क्षेत्र में 3 मंत्रियों की जो साख है वो भी दांव पर है। राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, वो आज वहां पे भी मतदान हो रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें कौशल किशोर, संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज है, वहां भी मतदान हो रहा है। और इनमें अगर देख लिया जाए तो लखीमपुर खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, इनके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है। और हाल ही में जिस तरह से हमने तमाम चीजों को देखी, उन तमाम घटनाक्रमों से आपको क्या लगता है? जी देखिए, सबसे पहले तो रश्क आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है कि दांव पे इन मंत्रियों की साख लगी हुई है, लेकिन लखनऊ में जो स्थिति है वो काफी हद तक मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में रहती आई है बहुत पहले से भी। और इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां से अटल जी का नाम जुड़ा हुआ है, राजनाथ जी का नाम जुड़ा हुआ है। ये सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, इन लोगों का एक तरह से, और लखनऊ जो है वो एक गढ़ भी है, तो एक तरह से बीजेपी वहां पे बहुत एक कहने मजबूती के साथ सामने आएगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जो आप लखीमपुर खीरी की बात कर रही हैं, वहां पे अजय मिश्रा टेनी जिस तरह से वो सुबह वोट डालने गए थे और जो पुलिस बल वहां पे लगा था, वो मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय दिख रहा है। और लगातार वोटिंग परसेंटेज भी, सर यहाँ हमारे साथ एसपी त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। सर, अभी हाल फिलहाल का वोटिंग परसेंटेज भी आ गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पीलीभीत में 41.23% है। लखीमपुर खीरी की भी बात करें तो 40.90 यानी 41% वहां पे भी माने। और बाकी जो सीतापुर में 36% है, हरदोई में 34% है, उन्नाव में 35% है, लखनऊ में भी 35% है, रायबरेली में आपको 40% देखने को मिल रहा है, बांदा में 37 और फतेहपुर में 40। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जो अभी 1 बजे का चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया, वोटिंग परसेंटेज जारी किया है, इसमें पीलीभीत अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज जा रहा है, दूसरा लखीमपुर खीरी। और वहीं अगर हम रायबरेली देखें, क्योंकि इस बार समीकरण काफी कुछ चेंज हुआ है, और फतेहपुर, जहां से अगर पिछली बार की हम बात करें तो अपना दल की सीट निकली थी। तो ये 4 सीट को सर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो ऑन एन एवरेज जा रहा है वो 34 से 35 जा रहा है, लेकिन इन सीटों पे 40 के पार जा रहा है। ये जहां 40 के पार जा रही है, समझिए कि 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। और वो ट्रेंड ऐसे होते हैं कि अगर मतदाता वर्तमान सरकार से नाराज है तो वो तो वोट डालेगा ही। एक मतदाता तटस्थ होता है और एक मतदाता समर्थन में होता है। तो अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन जैसे कि 2012 के बाद 2017 में सरकार बदली थी, तब वोटिंग परसेंट 64-65 पहुंच गया था। लेकिन उसके पहले जो अगर वो देखें तो 62% ही हुआ था। तो ये 62-63 कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन लखीमपुर खीरी में अगर वोट ज्यादा पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे ये नाराज मतदाता है और वहां का किसान काफी नाराज है, और वो अधिकतर जाके ये परसेंटेज लगभग 70 के करीब पहुंचेगा, मुझे जो लगता है, जो अभी आप बता रहे हैं। ये जहां जहां परसेंटेज ज्यादा है ये नाराज मतदाता है। 4 से 5% ज्यादा जा रहे हैं इन एरिया में। हाँ, ये नाराज मतदाता है जो सरकार से नाराज है। अगर एकदम से परसेंटेज बढ़ता है, अगर 70 के करीब पहुंचता है, अगर ये 65, 66, 64 के करीब रहता है तो सत्ता के पक्ष के तरफ जाएगा। अगर ये और बढ़ जाता है तो फिर और ज्यादा नुकसान हो जाता है। लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो लगता है कितना, क्योंकि जिस तरह से सुबह पुलिस बल की मैं जिक्र भी कर भी रहा था, और जब अजय मिश्रा टेनी वहां पहुंचे थे तो वहां पे लगभग 100-150 का पुलिस बल था। तो क्या ये दर्शाता है आपके ओपिनियन में? क्या ये दर्शा रहा सीधे सीधे तौर पे कि टेनी से पूरा, वो अकेले लखीमपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे देश में ये मामला चर्चित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कब कौन, जिसके यहाँ, जिस किसान के यहाँ से किसी की मृत्यु हुई हो तो अचानक हो सकता है उसके यहाँ कोई यंग ब्लड आए, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए। ये दर्शाता है कि
उनके साथ अभी भी इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए है, आपको भी ध्यान हो कितने लंबे समय बाद फूलन देवी जी के साथ जब उनके बहमई कांड हुआ था, बहमई कांड के बाद वो लड़का पहुंचता है, गोली मार देता है, तो ये अगर घर के किसी सदस्य अपने भाई, पिता या किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो कभी भी उत्तेजित हो सकता है, ये चीज है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, ये जो क्षेत्र है लखीमपुर खीरी जहां ये घटना हुई है, खासकर जैसा शोभित बता रहे थे कि वो मुझे बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है मुझे जीत पाना। अच्छा, एक चीज और भी है कि अभी 10 फरवरी को आशीष मिश्रा जो आरोपी थे और उनकी जमानत हो जाती है, उनकी जमानत हो गई, ये कितना बड़ा डेट साबित हो सकता है? ये देखिए, जमानत हो गई, आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जी कभी भी एक गृह राज्य मंत्री हैं, कोई बड़े मंत्री भी नहीं, कभी भी हटा सकते थे। लेकिन इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता हैं और ब्राह्मण इस समय योगी सरकार से जैसा कहा जा रहा है कि नाराज हैं, तो वो अजय मिश्रा जो हैं वो ब्राह्मणों के नेता कहलाते, तो न ब्राह्मणों को नाराज कर सकते हैं और न ही दूसरों को नाराज। एक बार हम समझेंगे, रस से बात करते हैं। रस, एक बार थोड़ा सा आप शोभित से ये पूछेंगे कि इस क्षेत्र में कितने जाति समीकरण के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा आप अगर पूछे तो। शोभित जी, क्योंकि त्रिपाठी जी का ये सवाल है, आपसे सीधे सवाल है कि जातीय समीकरण किस तरह की भूमिका यहाँ पे निभाते हैं, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि विरोध लगातार किया जा रहा था, बावजूद उसके हमने तमाम घटनाक्रम देखा है। तो ये जो जातीय समीकरण है यहाँ पे कितना असर डालता है? रस के खासकर ब्राह्मण मतदाताओं का पूछेगा एक बार। लखीमपुर की अभी जो बात चल रही है, शोभित, आपने सुना होगा, खासतौर से ब्राह्मण मतदाता पर ये पूरा सवाल है। कहीं ज्यादा है जी, बिल्कुल रश्क, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता कहीं ज्यादा है, इनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। तो यही वजह है कि जो टेनी हैं, अजय मिश्रा हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर किसी तरह का जो मोदी सरकार है उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको ब्राह्मणों को अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है। और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। जिस तरह से क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, 1 लाख से अधिक वोटर हैं, तो ये बात सभी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी के जहन में रही, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार अजय मिश्रा को लेकर के लामबंद था, उन पर लगातार हमलावर था, उन पर लगातार निशाना साध रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा उनके लिए प्लस पॉइंट रही। अच्छा शोभित, आपको रोक रही हूँ, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी वाला कांड हुआ, अगर अजय मिश्रा और फिर टेनी को अगर हटाया जाता तो ब्राह्मण वर्ग टोटली नाराज हो जाता, तो वो कहीं ना कहीं वोट कटता, क्योंकि हम पहले से ही नाराजगी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। और जिस तरह से ब्राह्मण वर्ग का ये आरोप भी है कि ठाकुरों को बढ़ावा दिया जा रहा है इस मौजूदा सरकार में, तो वो समीकरण भी हमने देखे हैं। तो अगर ये कार्रवाई होती तो कितना असर पड़ता, क्योंकि कार्रवाई इनको हटाया नहीं गया, तो अब क्या स्थिति? देखिए, अजय मिश्रा टेनी का एक मुद्दा तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ब्राह्मणों की संख्या है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है, वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप अजय मिश्रा टेनी को पर कोई एक्शन ले लेते या उनको हटा देते इलेक्शन चुनाव मोड से ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता था। हालांकि विपक्ष जरूर इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन मुझे जिस तरह से मैंने जो ग्राउंड पर देखा है, चूंकि पीलीभीत जिले से लगा हुआ लखीमपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का भी ये सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर है। मैंने भी जो लगातार उनसे बातचीत की थी, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे खुद के परिचित लोग हैं, मैं लगातार उनसे संपर्क में रहा, मैंने उनसे बातचीत की कि किस तरह से वो है, क्या सपा या बसपा या कांग्रेस, तो उन्होंने एक तरफा कहा कि नहीं, नाराजगी है, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं है कि अजय मिश्रा या जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो बीजेपी से छिटक जाए। जी त्रिपाठी जी, नाराजगी है, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं है कि अजय मिश्रा टेनी या फिर ब्राह्मण बीजेपी से छटक जाए, इतनी नाराजगी नहीं है। यानी कि जो डैमेज हुआ था उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब रही।
बिल्कुल रश्क, यहाँ दो बातें। एक तो जैसे जो किसान बिल को लेकर जो धरना पे बैठे थे, जिनके साथ दुर्घटना हुई, तो नाराज है ही, और वो अगर अजय मिश्रा को हटा भी देते गृह राज्य मंत्री पद से तो भी वो उनको वोट नहीं मिलने वाले थे। तो बीजेपी ने इससे सोचा कि एक वर्ग को तो कम से कम हम साध लें। तो ऐसी स्थिति में अजय मिश्रा को ना हटा के, फिर जैसे अमर जी ने कहा कि 10 फरवरी को जमानत हो जाती है, तो कम से कम उस वर्ग का कम ब्राह्मण मतदाता, जो उन्होंने कहा 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, वो एक तरफ आ जाए। आपको और बताऊं, आपने कहा था कि 3 केंद्रीय मंत्रियों के इज्जत दांव पे लगी है, तो 4 राज्य मंत्री, माने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की भी इज्जत दांव पे लगी है। 2 लखनऊ से है और एक फतेहपुर से है और एक अपना दल से है, रणबीर प्रताप सिंह। तो यहां वहां के भी 4 मंत्रियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, साख दांव पे लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इनसे अमर जी से भी पूछ लेता हूं। अमर जी, रायबरेली में इतनी विपरीत लहर के बाद भी 2 सीटें कांग्रेस ले आई थी, क्योंकि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अदिति सिंह और राजवीर प्रताप सिंह 2 लोग थे, दोनों लोग बीजेपी में जा चुके हैं। और अब ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस वहां, अगर ये नहीं है तो फिर से अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या समाजवादी पार्टी वहां बढ़ जाएगी? या जैसे 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 समाजवादी पार्टी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी, तो क्या ये समीकरण क्या होगा इस बार? जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे त्रिपाठी जी की जो वहां पे अदिति सिंह की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उनके पिता भी 5 बार से वहां पे विधायक रह चुके हैं, और उसके बाद अदिति सिंह जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस से उन्होंने 90,000 से जीत दर्ज की थी, तो मुझे काफी ज्यादा लगता है कि ये सीट काफी हद तक व्यक्तिगत हो चुकी है। क्योंकि आप बीजेपी की लहर थी, उसमें अगर कांग्रेस सीट निकालती है, पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, वो भी 90,000 से, तो काफी कुछ ये डिपेंड करता है कि ये व्यक्तिगत जो एक कह लें कि व्यक्तिगत छवि होती है, उस पे ये सीट मुझे लगता है निकलते हुए। और ये जो दोनों कांग्रेस की सीट है, स्पेशली दोनों लोग जिस तरह से भाजपा में जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी वहां पे उनको जनता का साथ मिलेगा, क्योंकि उनके व्यक्तिगत वोटिंग परसेंटेज वहां अच्छे खासे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सीटें भाजपा ही कन्वर्ट कर सकती है। सपा को मैं वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं देखता हूं, स्पेशली अदिति सिंह के मामले में, क्योंकि वहां पे वो काफी हद तक जिस तरह से सुबह ताल भी ठोक रही थी, और प्रियंका गांधी को वो बोल रही थी कि वो आते हैं और 5 साल के लिए चले जाते हैं, और वास्तव में यही स्थिति रही। हालांकि बहुत अच्छे से प्रियंका गांधी ने इस चुनाव के पहले से कैंपेन शुरू किया, लेकिन कांग्रेस की जो छवि है उत्तर प्रदेश में, वो इसी तरह से है कि कांग्रेस एक तो बहुत कम सीट आती है, और उसके बाद वो केंद्र में भी नहीं है, और आते हैं कुछ समय के लिए चुनाव में। तो मुझे लगता है कि जो जनता है वो थोड़ा बहुत ये भी प्रेफर करेगी कि कौन केंद्र में बैठा हुआ है। उसके अलावा सर एक आंकड़ा है जो अपन बात करें, जैसे हम लखीमपुर की भी बात कर रहे थे, करीब 621 कैंडिडेट हैं, जिसमें 167 पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसका प्रतिशत अगर निकाले 27%, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में और लोगों ने डिक्लेयर किया है इसको। और 129 तो ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे कुछ 5 लोगों पे मर्डर के चार्जेस हैं, 4 पे अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, 2 पे रेप के भी केसेस हैं। और अगर हम पार्टी वाइज इसको अगर रश्क बांटे, तो आप देखें कि कांग्रेस ने 31 ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहीं सपा ने 30 लोगों को टिकट दिया है, बीएसपी ने 26 लोगों को टिकट दिया है, और बीजेपी ने 23 लोगों को। और वहीं अगर हम अपना दल की बात करें तो उन्होंने 11 लोगों को टिकट दिया है। तो ओवरऑल जिस तरह से यूपी का बोला जाता है कि लगातार बीजेपी भी इस बात को बोलती आ रही है, और कि दंगे नहीं हुए और सुरक्षा का माहौल रहा, लेकिन कानून व्यवस्था में पूरा आता है, लेकिन वो जो हफ्ता वसूली और बाहुबली वाला मामला अभी भी है निश्चित तौर पे। मुझे सर ये लगता है कि ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, तो जाए कहां? आपने भी तो खड़े किए हैं 11। हाँ, आपने भी खड़े किए 11 निश्चित तौर पे। यहाँ पे और भी बातें हैं, रख और कोई सवाल करना है? क्योंकि अमरजीत जी, क्योंकि फतेहपुर जिले की विधानसभा बिंदकी की अगर हम बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि बूथ संख्या 193 और 94 पर बीएलओ की लापरवाही की वजह से पर्ची नहीं दी जा रही है, और इसके साथ साथ जो ईवीएम मशीनों में फेविक्विक लगा हुआ है, तमाम तरह की चीजें, मतलब जो हम चुनाव दर चुनाव हम देखते आते हैं, वही तस्वीरें हमें इस बार भी देखने को मिल रही हैं।
चौथे चरण में हम देख रहे हैं कि रोहिलखंड, तराई क्षेत्र और अवध और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में मतदान है और जिस तरह से यहाँ पे पुरजोर कोशिश की जा रही है, ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के साथ आमने सामने आके एक दूसरे से बैर ले रहे थे, वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जब आवश्यकता से अधिक जाए, अभी हाल फिलहाल की सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ये तो शाम को तय होगा कि पुराना जो 62% जो था उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले 3 चरणों की अगर हम बात करें तो पहले से कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, स्पेशली जब मतदाता बढ़े। जाहिर तौर पे कि पुराने समय से अभी तक में इन 5 सालों में मतदाता बढ़े होंगे, उसके बाद भी हमें वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे और वही सीट ऐसी आ रही है, स्पेशली पीलीभीत की हम बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, फतेहपुर की, रायबरेली की, जहां समीकरण बहुत ज्यादा बदला है और वहां पे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे जो डेंट है वो देखने को मिल सकता है बीजेपी में। और रही बात जो लगातार अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो कमियां और दिख रही है, चाहे वो वोट बीएलओ नहीं मौजूद है वोटिंग बूथ पे, तो मेरा ऐसा मानना है, और एक चलन भी होता है कि जब ज्यादा इंसान किसी पर्टिकुलर सीट पे खामियां निकालने लगे या बोले कि उनके विपरीत है वो स्थिति, तो वहां पे समझ लीजिए कि जो अपोजिशन है, यानी अभी अगर हम अगर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो। ऐसा काफी कुछ देखने को मिला है, क्योंकि कई ऐसे चरण में देखने को ये मिला है जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियां हुई है और जन सैलाब उनको देखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन अखिलेश यादव डिफेंसिव हो जाते हैं। पहले भी चरणों में हमने यही बात की है कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग को ट्वीट करते हैं कि पारदर्शिता रखिए और यहाँ पे ये गड़बड़ी है, वहां पे वो गड़बड़ी है। लेकिन आज का अगर आप कार्यक्रम देखें तो सुबह से बीजेपी की लगातार रैलियां शुरू हैं, वो अगले चरण की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज का दिन है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर वोटिंग जिस दिन वोटिंग रहती है और अगर क्योंकि सर जब वोटर जाता है और सुबह से वो टीवी देख रहा है कि यार एक बार देखें क्या माहौल है, अगर उसको ये दिखता है कि बीजेपी है और इन सारी बातों को कर रही है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे अमेठी में सीएम योगी लाइव कर रहे थे, तो उस पे उन्होंने बोला कि अभी तक तो ये सवाल उठ रहा था कि अखिलेश यादव ये काम नहीं कर पाए और हमने ये किया, लेकिन अब उनका ये कहना था, एक नया पैटर्न मुझे देखने को मिला कि उनके पास विजन ही नहीं था। वो नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन उनके पास विजन ही नहीं था। ये अखिलेश यादव ने कहा, ये योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये चीज पे जिनमें हमने काम किया है, अखिलेश यादव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास विजन ही नहीं था। तो ये हालांकि उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में तमंचा, आतंकवाद, जिन्ना और सब सारी चीजें आ गई। मैं आपको बता दूं, हालांकि त्रिपाठी जी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना के बाद हमने जो जिस तरह से जो ट्विस्ट देखा था, कर्नाटका से निकल के हिजाब वाला मैटर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहुंचा, हमने ये समीकरण भी देखे। ये हिजाब कितना इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, हिजाब इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले से मैं आपको बता दूं, पहले से ही इस बार वहां का अल्पसंख्यक मतदाता पहले से ही मान के बैठा है कि भाजपा के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट होगा उसको वोट देना है, माने जो टक्कर में होगा, जो जीत रहा होगा। तो हिजाब मैटर निश्चित तौर पे फिर से एक बार अल्पसंख्यक मतदाताओं को और पूरी तरह से लामबंद कर देगा, लेकिन इसका ज्यादा विरोध होगा तो बहुसंख्यक जो मतदाता है वो भी लामबंद ना हो जाए। तो ये हिजाब मैटर बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक मतदाता अगर लामबंद होगा तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण इस बार बात यह है अमर जी कि आपने देखा होगा परोक्ष रूप से मायावती पूरा सहयोग कर रही बीजेपी का, चर्चा भी है। उन्होंने कहा भी है कि अखिलेश मैंने समाजवादी पार्टी को नहीं जिता। इसमें 16 सीटें सुरक्षित है, और यानी सुरक्षित सीटों में निश्चित तौर पे जो उनके मायावती के पर्टिकुलर मतदाता होते हैं, जाटों से लेकर दूसरे मतदाता, वो मायावती की तरफ ही जाते हैं। तो इन 16 सुरक्षित सीटों में हो सकता है मायावती के जो मतदाता हैं, अगर मायावती को लग रहा होगा, ये मायावती को मतदाता है कि सारे पे पलट सकते हैं,
तो अगर मायावती को लग रहा है कि मैं तीसरे चौथे पे हूं, तो हो सकता है वो शिफ्ट भी कर सकती है। और मैं आपको बता दें, हिंदुस्तान की राजनीति में मात्र एकमात्र नेता है मायावती जो अपने मतों को शिफ्ट कर सकती है, बाकी और कोई अपने मतों को शिफ्ट नहीं कर सकता कि इसको नहीं, इसको देना है वोट, क्योंकि कम पढ़ा लिखा तबका। ठीक। देखिए, अमर जी जिस तरह से जी, एक मिनट में थोड़ा सा रश्क उसी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि मायावती की आज सुबह से हम लोग की भी ये चर्चा यही हो रही थी कि मायावती कहीं किंग मेकर की भूमिका न निभा ले, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने वोट जब वो डाले गई थी तो उन्होंने बाहर निकल के एक ही अपील की, और उनका जो ये कहना था कि एक तो मतदाता वोट डाले, दूसरी जो बात को वो हाईलाइट कर रहे थे, जिस चीज को बीजेपी कर रही है कि सपा के राज में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अब वो सारी चीज नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, और जो मायावती है वो वही लाइन और वही सारी चीजें बोल रही है जो बीजेपी बोल रही है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि साठ घाट अभी तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो बोल सकते हैं वो पहले से ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। महाराष्ट्र एक और बात है कि मायावती धोखा दोनों से खा चुकी है। बीजेपी के साथ ही सरकार बना करके फिर बीजेपी ने तोड़ लिया, फिर उनके विधायक को मुलायम सिंह जी कर। लेकिन त्रिपाठी जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब वो दूध से जली छाछ जब पी रही थी, वो तब भी छाछ से भी जल गई। अब इस स्थिति में सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो डिलेमा में मायावती ही रहने वाली है फिर तो। देखिए, दूध का जला छाछ, यहाँ छाछ भी गर्म है, दूध भी गर्म है इस बार मायावती के लिए। तो उनका होगा कि अपना, हो सकता है अखिलेश यादव को समर्थन करने से बीजेपी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई समझौता कर ले, तो इस कारण निश्चित तौर पे मायावती, जो मुझे लग रहा है अभी तक उनका जो इशारा है, हालांकि राजनीति है, बाद में कुछ भी हो सकता है, इशारा जो है उनका परोक्ष रूप से सीधे सीधे मायावती बीजेपी का समर्थन कर रही है, क्योंकि जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है वहां मायावती ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी दिए हैं, तो 2000 4000 सही निश्चित तौर पर वोट तो कटेंगे। और कई जगह ऐसे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट सपा से ज्यादा दिए हैं। हाँ, अगर हम इन तीनों फेज में बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट सपा से ज्यादा उन्होंने उतारे। जी, मायावती ने ज्यादा, मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने ज्यादा उतारे हैं समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल। शोभित जी, आपका रुख करिए, क्योंकि अगर हम अब तक की बात करें, 1:19 तक की बात करें, तो जो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 37 यहाँ पे हम देखें 4-5% रहा है। बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और जिस तरह से हम मुस्लिम वोटर्स और उम्मीदवारों को लेकर हम बात कर रहे थे कि हर एक राजनीतिक पार्टी ने मुस्लिम अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वोट का ध्रुवीकरण होगा, जो इधर उधर जाएगा, उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पे बीजेपी को ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जो अल्पसंख्यक वोटर है वो तो कंफ्यूज हो गया कि किसको दें हम अब। देखिए, सीधे आपको बताऊं, जिस तरह से योगी अपनी अधिकांश रैलियों में आपने देखा होगा वो कहते आए हैं कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, मतलब 80% बीजेपी और बाकी 20 में बाकी सभी पार्टियां हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कई जगह कई सीटों पर नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि योगी की सरकार रिपीट हो। इस वजह से जो बीजेपी कि जो प्रत्याशी है उनको वहां पर भी, जहां पे कुछ मतदाता नाराज है, काम नहीं हुआ है जिलों में, वो स्थिति नहीं है जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वहां पे विकास ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि योगी सरकार रिपीट हो, मुख्यमंत्री फिर से योगी आदित्यनाथ बने। इस वजह से बीजेपी प्रत्याशियों को फायदा मिलता है। और जिस तरह से पीलीभीत जिले की बात करूं तो शायद इसी वजह से योगी आएंगे तो योगी ही लेकिन इस बार फेमस हो गया नारा, और साथ ही सपा के द्वारा जो कहा जा रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं। हालांकि अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया शोभित जी चर्चा में शामिल होने के लिए। अमरजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इसलिए चर्चा में हमने बात करने की कोशिश की है कि 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, हमने उसके आधार पर बातचीत की है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा की सभी सीटों पर मतदान हुआ। पिछली मर्तबा 2017 की बात करें तो यहाँ पे 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें से 51 पर बीजेपी का कब्जा था। यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बहरहाल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।